अस्सलाम वालेकुम। शराय दसूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। दो हाई कोर्ट के जज साहिबान जिन्होंने ख़त लिखे थे मुदाखलत के हवाले से और थ्रेट्स के हवाले से, और बिलखुसूस जस्टिस बाबर सत्तार का जो डाटा, पर्सनल डाटा लीक हुआ था, उस हवाले से। तो आज इन दोनों खतूत के ऊपर दो बेंच जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से बनाए गए थे, उन्होंने अपनी इब्तदाई कार्रवाई जो है वो की है। एक बेंच जस्टिस आमिर फ़ारूक की क़यादत में था, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जबकि दूसरा जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की सरबराही में था। जस्टिस बाबर सत्तार के हवाले से आज एक हुक्म जो है वो जारी हुआ है, बल्कि दूसरे केस में भी हुआ है, और उसमें क्या हुआ उस पर बात करेंगे। मेरे साथ हैं जनाब अवैस यूसुफज़ई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कवर करते हैं, मेरे कुलीग। जबकि हम इस प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हमारे दूसरे कोलीग हैं हैदर शिराजी, उनसे बात करेंगे, और वो होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर क्या चल रहा है। उसमें भी बड़ी बड़ी ख़बरें हैं। शेर अफजल मरवत के को लेकर जो कोर कमेटी है या सियासी कमेटी है, उसके अंदर क्या कुछ हुआ था, शिबली फराज और असद कैसर के माबैन क्या हुआ था, और फिर उसके बाद हामिद रज़ा जो कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हैं, उनके हवाले से क्या होने जा रहा है, पार्टी के अंदर क्या सोचा, उस पर हैदर शराजी दूसरे जो हिस्सा होगा उसमें वो मेरे साथ होंगे। तो अवैस, पहले तो ये बताइए कि ये जो आज एक मरतबा फिर एक ख़त की गूंज है कि जनाब जस्टिस बाबर सत्तार ने शायद कोई एक और ख़त लिख दिया है, ये बताइएगा, ये कोई नया ख़त है जिसके ऊपर अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान का भी ये रिएक्शन आया और वज़ीर इत्तलात का भी, वज़ीर क़ानून का भी, तो ये कोई अलग से ख़त है या ये वही ख़त है जिसके ऊपर आज कार्रवाई हुई है? देखिए सिद्दीकी साहब, ये वही ख़त है जिस पर आज कार्रवाई हुई है, और तौहीन अदालत का जो मामला था वो टेकअप किया लार्जर बेंच ने। इसमें सिर्फ इशू ये है कि ये तो पता चल गया था पहले मीडिया को कि जस्टिस बाबर सत्तार ने एक ख़त लिखा है और उसमें कुछ गुजारिशात की हैं चीफ़ जस्टिस से, और उस ख़त को फिर पिटीशन में तब्दील करके एक तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ किया गया। लेकिन उसका जो कंटेंट्स हैं वो मंजर आम पर नहीं आ रहे थे, कुछ स्पेकुलेशंस थी और ये अंदाज़े लगाए जा रहे थे कि उस ख़त में क्या है। लेकिन इतना ज़रूर पता चल सका था हमें कि उन्होंने इस हवाले से कहा है कि उनके ख़िलाफ़ कोई सोशल मीडिया पे मनफी मुहिम, प्रोपेगेंडा मुहिम चल मुनज़्ज़म रही है। मुहिम उनके ख़िलाफ़ जो चलाई गई है, अच्छा, बिल्कुल, तो इसका ज़िक्र था। एग्जैक्टली लेकिन ये ज़िक्र नहीं था कि उसमें ये इदारों के सरबराहान के हवाले से टॉप सीक्रेट, टॉप ऑफिशियल की जानिब से कहा गया कि बैक ऑफ कर दें। ये जो ऑडियो लीक्स का केस सुन रहे हैं देखिए, वो, ये जो है ना, उनके ख़त का आप यूँ कह लेंगे, जो ऑडियो लीक केस जिस तरह सुन रहे हैं ना, तो उनके ख़त का भी एक हिस्सा लीक हो गया है। और वो जो हिस्सा लीक हुआ और उसका मुतलका पैराग्राफ हम तक पहुंचा, तो उसमें ये चीज़ें सामने आईं कि उन्हें ये कहा गया कि आप एक तो ऑडियो लीक्स केस से जो हैं रिक्यूज़ करें, और दूसरा ये कि उन्होंने कहा कि टॉप ऑफिशियल जो है सिक्योरिटी एजेंसी की जानिब से उनको ये पैगाम दिया गया कि वो बैक ऑफ करें। और वो जो ऑडियो लीक्स केस सुन रहे हैं उसमें बिलखसूस वो बड़ी गहराई में गए हैं कि जो सर्वेलेंस होती है उसके कानूनी पहलू क्या है, सर्विलेंस की स्क्रूटनी से बैक ऑफ करें बैक आप। ऑफ करें। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें थी, और तो इस ये पर उन्होंने एक्चुअली ये वही ख़त है जिसकी बेस के ऊपर तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ हुआ है, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की सरबराही में जो बेंच है उसमें। जी बिल्कुल, ये कई दिन पुराना मामला है। आपको मैं बताऊं कि आपको याद होगा, इस हवाले से जो 4 मुख्तलिफ़ इदारे थे वो उन्होंने दरख्वास्त दी थी कि जस्टिस बाबर सत्तार ये केस ना सुने। तो जस्टिस बाबर सत्तार ने वो तमाम दरख्वास्तें जो हैं ना सिर्फ ख़ारिज कर दी, बल्कि भारी जुर्माने भी किए थे, 5-5 लाख रुपए के जुर्माने कर दिए थे। उसी और केस के अंदर, उसी केस के अंदर और तो उसी केस के हवाले से वो करेंगे मुझे टॉप ऑफिशियल की तरफ से कहा गया कि बैक ऑफ कर जाओ। पहले तो मैंने इसको इग्नोर किया, लेकिन फिर बाद में जो है ये आया, और जी लेकिन बिल्कुल। वो इससे पहले एक ऑर्डर जारी करके उनकी डिसमिस कर चुके हैं, 5-5 लाख रुपए जुर्माना कर चुके हैं, और उसके अंदर वो इंटेलिजेंस इदारों को नोटिस भी कर चुके हैं। जी, जी, बिल्कुल। उन्होंने वो पूछा है जो आईबी है उससे कि आप ये बताएं कि आपको ये ऑथराइज़ किसने किया था कि ये आप इस तरह की दरख्वास्त दायर करें, और जो जिसने ऑथराइज़ किया था वो नेक्स्ट डेट पे पेश होके वजाहत करे कि क्यों ना उसके ख़िलाफ़ जो है कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग की जाए। तो ये जो है मामला साथ साथ वो भी चल रहा है, लेकिन इस ख़त पर चूँकि बेंच बन गया है और लार्जर बेंच इसको सुन रहा है। और दिलचस्प बात ये है कि
जो बेंच जस्टिस बाबर सत्तार के ख़त पे यानी जो तौहीन अदालत की कार्रवाई कर रहा है, वो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच बनाए और तीनों जजेस वो हैं जो उनके साथ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत भी लिख खत चुके लिखने हैं। वालों में शामिल और हैं। बाबर सत्तार जो हैं अपने इस ही जो ऑडियो लीक्स वाला केस है, इसके अंदर उनका जो ऑर्डर का पैरा 60 है, उसके अंदर वो ये कह चुके हैं कि ये जो ख़त था ये इंट्रा इंस्टीट्यूशनल कॉरेस्पॉन्डेंस थी जो लीक हुई, ठीक है, और ये कोई कंप्लेंट नहीं थी। हाँ, लेकिन तो एक तरफ वो ये लिखते हैं, दूसरी तरफ वो जो है वो कंटेम्प्ट की कार्रवाई के हवाले से जो उन्होंने रिक्यूज़ किया करने के लिए कहा गया, उस पर उन्होंने वो दरख्वास्तें डिसमिस भी कर दी। सिद्दीकी साहब, ये तो फिर एक पहलू है उसको ना। बुला के भी ले देखिए, लिया। ये तो एक पहलू है। हाँ। इसका दूसरा पहलू ये है कि जस्टिस बाबर सत्तार जब ये सारे मामला देख रहे थे, सुन रहे थे, तो उन्हें मुख्तलिफ़ तरीके से रोकने की कोशिश की गई कि वो ये केस ना सुने। एक तरीका तो ये था कि कानूनी तौर पर एक दरख्वास्त होती है, वो दायर कर दी गई और उन पर एतराज़ उठाया गया कि आपने चूँकि ख़त लिखा है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को और उसमें इंटेलिजेंस इदारों की मुदाखलत की बात की है, तो आप ये केस ना सुने तो ज़्यादा मुनासिब होगा। अब ये मामला यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ, वो दरख्वास्तें तो उन्होंने खारिज कर दी। इसके बाद सोशल मीडिया पे एक मुनज़्ज़म कैंपेन आई, हैशटैग बनाया गया कि फ़ौरन मुनसिफ नामंजूर, और ये ऑर्डर में भी मेंशन है जो हैशटैग बनाए गए। 3 रुकनी ऑर्डर जारी किया, ये बड़ा दिलचस्प है कि उसके अंदर किन चीज़ों के ऊपर जी बिल्कुल, उन्होंने कहा है। इसके अंदर जो है जो वो नोटिस हुए हैं इसमें सबसे पहले तो देखें ना, Secretary Ministry of Defence, the head of cyber crime wing of the Federal Investigation Agency, the heads of the information technology 5G warfare wings of the Inter-Services Intelligence, the Intelligence Bureau, the Military Intelligence and the Counter-Terrorism Department of the Police और पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, इन सब को जो है वो कहा गया है कि जनाब आप तहकीकात करके हमें रिपोर्ट दें। जी, और तहकीकात क्या करनी है और कि जो ट्रेंड बनाया गया था जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ, उसका ना सिर्फ उन्होंने ये पता लगाना है कि ये जो 2 ट्रेंड हैं, एक ट्रेंड था विल बाबर सत्तार आंसर, ये जो ट्रेंड बना था ना, इसमें बेसिकली ये पूछा गया था कि ये जो है वो दोहरी शहरियत रखते हैं, इन पे इल्ज़ाम था कि आप अमेरिकन नेशनल हैं। तो इसकी एक प्रेस रिलीज़ में वजाहत भी हाई कोर्ट ने जारी की थी और उन्होंने कहा था कि वो ग्रीन कार्ड होल्डर हैं लेकिन नेशनल नहीं है। उसमें थोड़ा सा फ़र्क होता है, जाहिर सी बात है कि वो। और फिर दूसरा था फॉरेन मुनसिफ नामंजूर एंड द अकाउंट पाकिस्तान लॉयर्स फोरम। ये जो है इस हवाले से उन्होंने बड़ी लंबी चौड़ी अदालत ने कहा है कि जो है एक्स फॉर्मली ट्विटर के हैंडल ऑफ द अकाउंट ट्वीटिंग, name of the account tweeting, tweet text, tweet published, time and date, number of replies to the tweet, number of retweets, number of favorites, initial analysis covering total tweets, retweets and users for each trending hashtag, duplicated content in retweets, the identities of the original hashtag, account owners, the identities of the 5 persons accounts with the largest number of retweets ये वाला जो है ना, देखें ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बाकी तो वो उन्होंने उसको चलें डिस्क्राइब कर दिया है ना कि ये सारी चीज़ें बताएं, कौन कौन ट्वीट कर रहा है, कौन रीट्वीट कर रहा है, कौन से अकाउंट से हो रही है। ये जो पॉइंट है अभी आप पढ़ रहे थे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप वो 5 जो हैं पर्सनस के अकाउंट्स बताएं जिस पे इन हैशटैग पे सबसे ज़्यादा रीट्वीट्स हुए। जी, तो एंड रीट्वीट्स बिल्कुल, तो इससे जो है वो कोर्ट ये पता चलाना चाह रही है कि इस मुनज़्ज़म मुहिम के पीछे बेसिकली कौन था, क्योंकि आम तासुर यही होता है कि जिसके ज़्यादा। और फिर ये भी है कि दी टाइम स्पेन फ्रॉम द फर्स्ट ट्वीट टू द लास्ट बिफोर द हैशटैग हिट द ट्रेंडिंग लिस्ट ऑफ एक्स। मतलब पहली ट्वीट कब हुई और फिर आखिरी कब हुई, और कि जब वो एक पूरा ट्रेंड बन गया। बिल्कुल। और ये देखें कि ये तो मामला था एक्स का, इसके अलावा भी जो अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे मुख्तलिफ इसके अलावा भी हैं, आपने देखा होगा व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी कुछ चीज़ें चलती रहीं, फेसबुक पे भी पोस्ट हो रही थी, तो यानी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फॉर अदर सोशल मीडिया द फर्स्ट 5 पोस्ट और अदर कंटेंट क्वेश्चनिंग द नेशनलिटी ऑफ ऑनरेबल जज जस्टिस बाबर सत्तार एंड हिज कंटिन्यूइंग टू हियर रिट पिटीशन नंबर 2758, ये वही है। Their identities of the respective account holders releasing such content। तो देखिए ये सारी चीज़ें अब फिर उसके बाद मीडिया के भी आ गए, मीडिया का भी आ गया है, तो ये सारी चीज़ें कोर्ट ने अब मांग ली हैं
और मेरा ख़्याल है कि ये इसका एक एस्पेक्ट है। इसके दूसरे भी दो एस्पेक्ट हैं, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि जो इन्फॉर्मेशन पब्लिक हुई है वो उनकी फैमिली और बच्चों की जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स हैं वो हुए हैं। तो इसमें इन्होंने जो ऑर्डर किया है वो दो और ऑर्डर हैं। एक ऑर्डर उन्होंने किया है डीजी इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट को कि उनकी जो ये ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स हैं वो कैसे लीक हुई, और एक जो वजाहत दी गई थी उनके असासों एसेट्स से मुतालिक, वो प्रेस रिलीज़ में वजाहत तो दे दी गई थी कि उनके तमाम जो एसेट्स हैं या वो इनहेरिटेड हैं या जो बतौर वकील उन्होंने बनाए थे वो हैं। उन्होंने जज बनने के बाद कोई एसेट नहीं बनाया, तो उन एसेट्स के हवाले से एफबीआर को भी नोटिस हुआ है। वो ये इस पैरा में उन्होंने ये उनसे भी कंसाइज जो रिपोर्ट है वो मांगी है कि वो किस तरह थर्ड पार्टी को जो है वो रसाई मिली, कॉन्फिडेंशियल, हाँ, उस तक कैसे, क्योंकि वो तो टैक्स रिटर्न में वो जाहिर की जाती है, कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है, तो ठीक है, तो ये प्राइवेसी ब्रीच हुई। अच्छा, तो अब ये जो है, ये जिन इदारों के ऊपर इल्ज़ाम है जो कि ख़त के कंटेंट जो हैं वो सामने आए हैं, उन्हीं इदारों से कहा जा रहा है कि आप तफ्तीश करके हमें बताएं। देखिए, बिल्कुल इसी तरह है कि जो तफ्तीशी इदारा है उसी ने बताना है। कोर्ट तो अस खुद कोई इसमें तफ्तीश कर नहीं सकती। और आज दौरान समाअत रिमार्क्स भी उन्होंने दिए। उन्होंने कहा दो पॉसिबिलिटीज़ जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने बताई। उन्होंने कहा या तो ये है कि जो रियासती इदारे हैं उन्होंने खुद ये डाटा लीक कर दिया हो, या दूसरी सूरत ये हो सकती है कि कोई हैक कर लिया गया उनका सिस्टम। तो ये कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग जो हैं ये इसका अगर हम टाइटल पढ़ें तो क्या है? कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग इन द मैटर ऑफ मैलिशियस कैंपेन ऑन सोशल मीडिया। नहीं, क्रिमिनल ओरिजिनल नंबर 123 2024 जी, क्रिमिनल ओरिजिनल, यानी कि ये एक क्रिमिनल ट्रायल है। बिल्कुल। तो अभी अदालत क्या कह रही है? अभी इस ट्रायल को शुरू होने से पहले वो इनसे कह रही है कि शवाहिद लेके आओ। ये चीज़ें दें। अभी तो देखें इनिशियल स्टेज है ना, जब बाकायदा किसी की निशानदही होगी, कोई मुल्जिम सामने आएगा कोर्ट के, तो उसके बाद ट्रायल होता है। उसका एक आपको पता है प्रोसीजर है कि एक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट होता है और उसके बाद फिर उसको सफाई का मौका दिया जाता है जो मुल्जिम होता है। तो वो तो अभी लंबा प्रोसीजर है। उसके पहले एक शोकाज नोटिस होता है जिसमें कहा जाता है कि आप ये तो लेकिन ये सारी कार्रवाई उस वक्त आगे बढ़ेगी जब ये सारे इदारों की रिपोर्ट्स आएंगी कि इसने ट्वीट की, किसने हैशटैग नॉमिन बनाया, किसने क्या कुछ किया और उसके अंदर क्या कुछ था। अब ये अगर एक ट्रेंड के अंदर तो उन्होंने पहले 5 का असल में तो वो है कि 5 पहले बताएं कौन है। नहीं, लेकिन सिद्दीकी साहब इसमें एक और चीज़ है। देखें, कुछ अकाउंट्स तो आपको भी पता है कि वो या फेक होते हैं या वो फर्जी नामों से बनाए गए होते हैं, उनका तो नहीं पता चल सकेगा। वो तो छोड़े ना आप, इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं, कि जो कुछ जर्नलिस्ट भी हैं, कुछ और लोग भी हैं, तो वो भी इस कैंपेन का कोई चाहते ना चाहते हिस्सा तो बने हैं। तो मतलब एक ट्रेंड है, उसमें अगर आपने जो है वो उसको कंडेम किया तब भी आप उस ट्रेंड का हिस्सा तो हैं। तो लेकिन बहरहाल एनीवेज ये देखने वाली बात होगी। ट्वीट में वो हैशटैग नहीं लिखते फिर आप उसमें नहीं आएंगे। ये भी एक डिफरेंट चीज़ है। देखें, एक हो सकता है कि मैं क्वेश्चन यही रेस कर रहा हूँ लेकिन मैं हैशटैग ये वाला नहीं डाल रहा। वो छोड़ें, ये बात की बातें हैं। पहली बात तो जो है ना कि ये इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स आएंगी और फिर उसके ऊपर। अच्छा, ये तो हो गया, एक दो चीज़ों को क्लियर हो गए कि भाई एक तो ये उस वही ख़त है जिसके कंटेंट आए हैं जिस पे अटॉर्नी जनरल का मौक़िफ़ आया कि जनाब ये एक दरख्वास्त थी जो मैंने की थी कि एक सेंसिटिव मामला है तो इसको इन कैमरा प्रोसीडिंग की जाए। एक ये मौक़िफ़ है। अब ये एक और मामला जो है ना उलझ गया। अब कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग के अंदर प्रोसिक्यूटर अब अटॉर्नी जनरल को भी नोटिस किया है और जाहिर वो भी किया है। तो प्रोसिक्यूशन जो है वो होंगी, लेकिन कोर्ट का इख्तियार है कि वो कोई अपनी तरफ से भी प्रोसिक्यूटर अपॉइंट कर सकती हैं। एनीवेज जब ये ट्रायल आगे बढ़ेगा तो देखेंगे इसके अंदर क्या क्या कुछ है, क्योंकि ये अपनी नौयत का एक बड़ा अहम कंटेम्प्ट का केस होगा कि प्राइवेसी ब्रीच होने पे कंटेम्प्ट लगती है, प्राइवेसी किसकी ब्रीच हुई, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये देखने वाली बात। केस अब जो है ये असल में ज़्यादा हाईलाइट हो गया। एक दूसरा केस भी है जो ये तो जस्टिस बाबर सत्तार का मामला हो गया, जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो सीनियर प्यूनी जज हैं, उसमें क्या हुआ? वो जो है था चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 3 रुकनी लार्जर बेंच था जिसमें जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब थे और उनके साथ जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर थे। तो उसकी जो प्रोसीडिंग थी वो काफ़ी स्मूथ चली। उसमें इतने रिमार्क्स वगैरह को सामने नहीं आए जैसे इस केस में काफ़ी सारे रिमार्क्स थे। उसमें क्या रिमार्क्स है वैसे मोहसिन अख्तर कियानी साहब के? उसमें उन्होंने देखें कहा कि किसी की जुर्रत नहीं होगी कि वो किसी जज को अप्रोच करने की कोशिश करे, और अगर वो कोई ऐसा करता है तो हम हाई ऑफिस तक जो है उसको कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग का सामना करना पड़ेगा। तो ये बड़ी अच्छी बात है। इसके अलावा भी उन्होंने काफ़ी जो है वो चीज़ें अपने रिमार्क्स में बोली।
लेकिन जो चीफ़ जस्टिस है उन्होंने जो ऑर्डर किया है जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी वाले केस में, उन्होंने ये कहा है कि जो जिसमें वकास मलिक वकास मलिक के इंटरव्यूज़ या उसकी शिकायत के ऊपर मीडिया के अंदर आके इंटरव्यूज़ दिए उन्होंने, उसके ऊपर कंटेम्प्ट हुई है। एग्जैक्टली मैं उसी तरफ आ रहा था कि वकास मलिक हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के साबिक सेक्रेटरी, और उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक जो है रेफरेंस फाइल किया है, कंप्लेंट दाखिल की है जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के हवाले से। और वो उसके कंटेंट पे चले हम नहीं जाते कि वो उनकी एक राय है या जो भी उन्होंने उसमें फैक्ट्स बयान किए हैं वो तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल देखेगी। कोर्ट को इस वक्त जो फीलिंग है, जो एतराज़ है, जो उनको फ़ील आई है, वो ये आई है कि इन्होंने जब रेफरेंस दाखिल किया तो उसके बाद सोशल मीडिया पे आके मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में उन्होंने स्कैंडलाइज करने की कोशिश की और इस तरह की गुफ्तगू की। इस हवाले से उन्होंने जो मतीउल्लाह जान साहब के साथ इंटरव्यू किया और तलत हुसैन साहब के साथ इंटरव्यू किया, तो उन दोनों जर्नलिस्ट को भी नोटिस हुए हैं। तो मैं ये हैरान हो रहा था कि आपने भी उनका इंटरव्यू किया था, आप इस नोटिस से कैसे बच गए हैं? इसकी कोई ख़ास वजह है? नहीं, मुझे नहीं पता। आप चाहते हैं कि मुझे भी आए? नहीं, मैं वैसे सोच हाँ। रहा था कि वो या तो मतलब वो देख नहीं सकी कोर्ट, वो या क्या वजह हुई होगी ये अब आप। ये तो आप बताइएगा। अच्छा, फिर इसके अलावा ना जो सीनियर एंकर पर्सन है हमारे जियो न्यूज़ के कैपिटल टॉक प्रोग्राम के, हामिद मीर साहब, उनको अदालत ने अमाइकस बनाया है, अदालती मुआविन मुकर्रर किया है। PFUJ के सदर को भी उन्होंने कहा है अदालती मुआवनत करें आप। और 2 वकला जो हैं अहमद हसन और अहमर बिलाल सूफ़ी साहब, उनको भी अदालती मुआविन मुकर्रर कर दिया है अदालत ने। इसके साथ उन्होंने वो क्या मावनत करेंगे? कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग, ये उसकी असल में लीगैलिटी के ऊपर क्या? वो ये पूछना चाहेंगे उनसे कि जो कोई मैटर जब सब जुडिस हो तो उस पर किस हवाले से किस हद तक बात की जा सकती है, नहीं की जा सकती, आपका कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, ये सारी जो है। बहुत शुक्रिया वैस आपका कि आपने ये 2 अहम जो मीडिया से मुतालिक हैं और सोशल मीडिया से मुतालिक हैं, इनके ऊपर जो है वो आपने 2 जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स हो रही हैं जजेस के हवाले से, उसके ऊपर आपने हमें आगाह किया कि क्या कुछ हो रहा है। तो अब मैं चाहूँगा कि हैदर शराजी जो हैं, कैमरामैन के फ्राइज मैं अंजाम देता आप हूँ कैमरा आपको। फैन के फ़राइज़ अंजाम दें और मेहमान जो हैं वो होंगे हैदर शराजी, सर। क्योंकि हैदर शराजी से जो है वो हमने बड़ी बातें करनी है। तो हैदर शराजी साहब, आप मुझे बता भी दीजिए वैसे कितना हो गया, ये मिनट चल गया है? ये कुछ 17 मिनट 17 मिनट हो गए, तो हम 4-5 मिनट के अंदर इसको रैप अप करें। हैदर शराजी साहब, ये PTI के अंदर क्या चल रहा है? आपकी खबरें हैं कि जनाब शिबली फराज और असद कैसर के दरमियान शेर अफजल मरवत के मामले को लेकर बड़ी तूतकार हुई है, और ये साहबजादा हामिद रज़ा साहब के साथ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में क्या हो रहा है? देखिए, साहबजादा हामिद रज़ा को कहा गया कि आप पार्लिमानी लीडर होंगे, उन्होंने फिर आगे कहा कि मैं नहीं बन सकता। फिर ज़ैन कुरैशी की बात आई, ज़ैन कुरैशी के लिए इमरान खान ने कह दिया कि उन्हें बनाया जाए, लेकिन अब ये खबर आ रही है कि उनको भी नहीं बनाया जा रहा। लेकिन आपने एक बात कही कि PTI में क्या हो रहा है। PTI के सीनियर रहनुमा खुद कहते हैं इमरान खान PTI है और PTI इमरान खान है। अब सवाल ये है कि इमरान खान के पास इर्द गिर्द क्या हो रहा है, या ये लोग जो PTI में अभी नए नए आए हैं वो क्या कर रहे हैं, और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल तो के आपने रहनुमा बताना क्या है ना, कर रहे हैं। ये एक डिफरेंट हो गया। अच्छा, ऐसा मतलब है ना, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ही PTI और PTI सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है, अब क्या करें? अब लेकिन वो तो कहते हैं कि इमरान खान ही PTI है, PTI ही इमरान खान है, और हम इमरान खान के सारे फैसले मानते हैं। लेकिन इसके बावजूद हो क्या रहा है तो कि ज़ैन कुरैशी को बनाने का मामला कहाँ से खटाई में पड़ गया फिर? तो फिर इमरान खान ने उनका नाम दिया, शेर अफजल मरवत का भी PAC चेयरमैन के लिए इमरान खान ने नाम दिया। अब कहानी क्या होती है, उसके बाद एक नया खेल शुरू होता है। अच्छा, वो क्या? PTI के अंदर एक सियासी कमेटी बना दी गई है, वो सियासी कमेटी फ़ैसला करती है और जमहूरियत का नाम उसे दिया जाता है, और कहा जाता है कि जमहूरियत में जिस तरह फ़ैसले होते हैं और इमरान खान जो नाम देते हैं, जो फ़ैसला देते हैं, अगर किसी ताकतवर शख्स को एतराज़ हो तो वो फिर सियासी कमेटी में वोटिंग के तनाज़र में बदल दिया जाता है। इमरान खान का फैसला बदल सकता है? बदला जा सकता है। शेर अफजल मरवत तो के बदला अभी तक? मामले पर बदला। अच्छा। अब पहले तो शेर अफजल का था, शेर अफजल के बारे में बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, लेकिन नहीं, तो शेर अफजल के मामले पर असद कैसर और शिबली फराज के माबैन क्या हुआ? शेर अफजल को जिस तरह हटाया गया, उस मामले को लेकर सियासी कमेटी का एक इजलास हुआ। उसमें असद कैसर ने कहा कि जिस तरह हटाया गया और जिस अंदाज से हटाया गया, इससे पार्टी को नुकसान हुआ है। ओवरऑल लोग तनकीद कर रहे हैं कि आपस में दस्तों गिरेमां हैं लोग,
इस तनाज़र में जब उन्होंने गुफ्तगू शुरू की तो शिबली फराज साहब सामने आ गए। उन्होंने बोला आप कौन होते हैं, पॉलिसी मैटर्स पे बात इस तरह कर रहे हैं, और उन्होंने कहा कि बस करें, ऐसी बात मत कीजिए। जिस पर असद कैसर ज़रा सख्त लहजे में सामने आए और कहा कि ये यानी इस अंदाज से कहा, मैं वो अल्फाज अलग हैं लेकिन क्या कहा? यूँ कहें कि अंदाज जुमा क्या है? जुमा 8 दिन हुए आप आए हुए, और मैं जो कि 1995-96 से इमरान खान का साथी हूँ, तो मैं मुझे बात कैसे नहीं कर क्वेश्चन सकता, आप कर मुझे सकते हैं? कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं। जिस पर वो जब सख्ती हुई आपस में, मेरे सोर्सेज बता रहे हैं, तो उसके नतीजे में ये हुआ कि साथी जो थे सियासी कमेटी में वो हैरान हो गए कि हो क्या रहा है। असद कैसर ने शेर अफजल का मुद्दा तो उठाया, लेकिन आगे से जिस तरह का रिस्पांस आया, तो उसके बाद एहसास हुआ शिबली फराज को, उस पर उन्होंने दरगुजर करने और सॉरी कहने की बातें शुरू हुई। तो असद कैसर वहाँ से फिर इजलास छोड़कर चले गए। उन्होंने बोला नहीं, इससे आगे मैं कुछ नहीं कर सकता। अब ये असद कैसर को जिस तरह हटाया, आपको पता है कि इमरान खान उनका नाम लेते रहे, फिर ये हुआ कि कहा गया कि सियासी कमेटी में इसको लाते हैं, और वोटिंग हुई और सियासी कमेटी में उनका नाम शेर अफजल का ऐसे हटाया गया कि असद कैसर भी उस मीटिंग में नहीं थे, और शेर अफजल और मरवत को खुद भी नहीं बताया गया। शेर अफजल जिसमें मरवत शेर खुद अफजल कह रहे हैं नाराज कि हुए, मुझे उन्होंने कहा कि बताए मैं इनके बगैर साथ ही, काम ही नहीं करूंगा। जिस पर उन्होंने खुल के उमर अयूब का और शिबली फराज का नाम ले लिया। अब आगे बढ़ते हैं, एक नई दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई अच्छा, है। वो क्या है? आज मेरी अपोजिशन लीडर उमर अयूब के साथ भी गुफ्तगू हुई, बैरिस्टर गौहर भी आज मुलाकात हुई, हमारी गुफ्तगू हुई। तो मैंने उनसे पूछा, उमर अयूब से, कि ये ज़ैन कुरैशी के मामले पर क्या है। उन्होंने बोला हम मुशावरत कर रहे हैं। लेकिन उससे कबल आपको बता दूं कि गुज़िश्ता हफ्ते इमरान खान की जानिब से पार्टी को हदायत जारी की, और पार्टी ने ये कहा, फ़ैसला किया कि ज़ैन कुरैशी को पार्लिमानी लीडर मुकर्रर करते हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसल का। ज़ैन कुरैशी को सुन्नी इत्तेहाद कौंसल का पार्लिमानी लीडर मुकर्रर करने के लिए पार्टी के एमएनएज़ ने दस्तखत कर दिए, और दस्तखत करने के बाद स्पीकर से रब्ता भी कर लिया। इतना कुछ हो जाने के बाद अब शेर अफजल वाला खेल एक मरतबा फिर आ गया है कि खान साहब ने तो फ़ैसला किया है, लेकिन एन मुमकिन है पार्टी के रहनुमाओं को एतराज़ हो। ये जो मोरूसी सियासत है, शाह महमूद कुरैशी के बेटे की बारी पे आके वो उसको हवा दी जा रही है, और कहा जा रहा है कि अब सियासी कमेटी ये फ़ैसला करेगी कि वो कौन आएगा पार्लियामेंट लीडर अच्छा कौन होगा? पार्लिमानी लीडर। अब जिसका नाम आ रहा है, रियाज फतेहाना साहब का तो डाल देते हैं चाहने वाले, लेकिन महबूब सुल्तान जो हैं, साहबजादा महबूब सुल्तान, उनका नाम आ रहा था। ये कौन है महबूब सुल्तान? ये पीटीआई के, ये 3-4 मरतबा एमएनए रहे हैं, पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं, तो अच्छा। उनका नाम आ रहा है। मेरी पार्लियामेंट के राहदारियों में गुज़िश्ता रोज़ उनसे मुलाकात हो गई चलते चलते। मैंने उनसे कहा कि ये क्या कहानी है, ज़ैन कुरैशी के वालिद शाह महमूद कुरैशी वो खान के साथ मुश्किल वक्त में खड़े रहे, कुर्बानी है उनकी फ़ैमिली की भी, उनसे इख्तलाफ अपनी जगह, लेकिन ऐसे वक्त में उनके बेटे को अगर लगाने का फ़ैसला किया है तो इससे इख्तलाफ पार्टी में है, इख्तलाफ की बात नहीं है। मुझे जो मालूमात मिली हैं, खान साहब ने मेरा नाम लिया है कि ये सीनियर सियासतदान हैं, सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, तो इन्हें लगाया जाए। अब मैं साहबजादा महबूब अब एक सुल्तान, नया कजिया खड़ा हो गया है पार्लियामानी लीडर जी। के नाम के हवाले से भी। अच्छा, उसके बाद मेरी जरताज गुल से आज इंटरव्यू हो गया। अच्छा। जरताज गुल से पूछा हुआ क्या, वो कहती हैं कि हमने तो दस्तखत करके नाम दे दिए ये ज़ैन कुरैशी के लिए। उधर से निकलते हुए आज अपोजिशन लीडर के साथ नशस्त थी सहाफ़ियों की। जब हम बैठे हुए थे तो उसके इख्तिताम पर मैंने पूछा उमर कि अयूब साहब। उमर अयूब साहब से कि ज़ैन कुरैशी का नाम पार्लिमानी लीडर के लिए क्या किया है। उन्होंने बोला है कि ये बहुत अहम सवाल है, हर फैसला इमरान खान करते हैं और इमरान खान का फ़ैसला हतमी होता है, लेकिन सियासी कमेटी में नामों पे मशावरत होगी तो उसमें वोटिंग हो सकती है। आप देखते हैं क्या होता है, वोटिंग होने के बाद आपको पता है क्या फ़ैसला आएगा। क्या आएगा? ज़ैन कुरैशी साहब नहीं रहे, पीटीआई सुन्नी इत्तेहाद कौंसल के पार्लिमानी लीडर नहीं रहेंगे। नहीं रहे कह सकते हैं अभी से, क्योंकि देखें शेर अफजल का जो उन्होंने तरीक़ाकार अपनाया ना, उन्होंने ये तरीक़ाकार जमहूरियत को आगे रखते हुए सियासी कमेटी में बता वो दिया है छोड़ दें, वोटिंग हो आप जाएगी। बताएं ना। लेकिन एक और कहानी, हाँ, सियासी कमेटी की तश्कील कैसे हुई, उधर से कहानी शुरू की जाए तो ये चीज़ें किसी और वाज़े दिन न क्लियर कर हो लें। जाएंगी। किसी और दिन न कर लें, या आप मुख्तसर से बता दें मुख्तसर से ताकि बता टाइम- देते। हाँ,
आपको याद होगा कि इमरान खान से असद कैसर की मुलाकात हुई और मुलाकात करने के बाद आए बाहर, उन्होंने कहा मुझे सियासी कमेटी का सरबराह बनाया है और मैं मुख्तलिफ़ जमातों से रब्ते करूँगा। वो उसी दिन मौलाना फजलुर रहमान से बहैसियत सियासी कमेटी के सरबराह मिलने के लिए आए। महमूद चकज़ई साहब, अख्तर मेंगल और सबसे वो मिले। इसी दौरान वो उम्रा करने के लिए गए और उधर से बरतानिया चले गए। बरतानिया जाते हैं तो वहाँ पीछे से एक सियासी कमेटी की तश्कील का नोटिफिकेशन जारी होता है, जिसमें उमर अयूब सरबराह हैं, शिवली पराज बड़े एक्टिव हैं, असद कैसर को भी और शेर अफजल मरवत को भी उसमें डाल दिया गया। तो अब इस सारी सूरत हाल में वो सियासी कमेटी फ़ैसले कर रही है और उस सियासी कमेटी में असद कैसर खुल के बोले, और अब देखते हैं क्या होता है। आने वाले दिनों में इससे ज़्यादा खौफनाक सूरत हाल पैदा होगी। एक ही हल है कि मान लिया जाए कि पीटीआई इमरान खान है, इमरान खान ही पीटीआई है, फिर मुतबादल यही होगा, लड़ाइयाँ होगी। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। तो जनाब ये दो अहम जो डेवलपमेंट्स थी उस पर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट कवर करने वाले और पीटीआई या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को बड़े काफ़ी अरसे से कवर कर रहे हैं, बड़ी अंदर की चीज़ें जो है हैदर शिराजी जानते हैं। तो वो गुफ्तगू आपने सुनी, अपना फीडबैक जो है वो हमें ज़रूर दीजिएगा। शराय दसूर से अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।